नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं मेरे पास क्लास 11 के छात्रों के लिए आर्ट्स का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है 2025-2027 के लिए। आप सभी को पता ही होगा कि बिहार बोर्ड ने 11 का रजिस्ट्रेशन का डेट जारी कर दिया है। 10 सितंबर से 24 सितंबर तक आप सभी को डेट दिया गया है और इसी 14 दिन के अंदर आपको अपना रजिस्ट्रेशन स्कूल में जाकर करा लेना है। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोग गलती मत भरिएगा और जब भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिएगा तो आप अपना आधार कार्ड, मम्मी पापा का आधार कार्ड अपने पास लेकर रखिएगा और इसी को देख देकर भरिएगा। आधार कार्ड के ही थ्रू भरिएगा। अब ये नहीं कि अपने मन से मम्मी पापा का कुछ और नाम इसमें डाल देते हैं और आधार कार्ड में पता चला मम्मी पापा का कुछ और नाम है, तो पता है कहाँ पर आपको दिक्कत होगा। आप तो भर कर जमा कर देंगे, आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ जाएगा, फॉर्म भी भरा जाएगा, एग्जाम भी दे देंगे, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। लेकिन जब आपका मार्कशीट बन कर आएगा तो पता चलेगा अरे यहाँ पर मेरा डेट ऑफ बर्थ अलग है, आधार कार्ड में अलग है, मम्मी का पापा का नाम अलग है और आधार कार्ड में अलग है, कहीं कुछ दिक्कत हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर मार्कशीट और आधार कार्ड में आगे चलकर अलग अलग हुआ, स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल पाएगा। अभी दोस्तों देख रहे हो ना, 50% छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है। जो लोग भी मैट्रिक इंटर स्कॉलरशिप के ऑनलाइन अप्लाई किए हैं ना, उसमें रीजन यही बताया जा रहा है कि दोनों में सेम टू नहीं है, दोनों में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ, किसी का डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड करने के लिए भेजा जा रहा है तब तक रिजेक्ट हो जा रहा है। तो आप सभी को ये सब गलती नहीं करना है, ठीक है ना। मैं आपको बहुत बढ़िया से इसको भर कर आपको बता देता हूँ, ये ओरिजिनल है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर देखिए, इसका पीडीएफ फॉर्मेट लिंक में मैंने पिन कर दिया है। नहीं पिन किया होगा चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बट आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। लेकिन मैंने डाल दिया पिन। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान से इसको आप लोग पढ़ लीजिए। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है ना, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेशन 2025-2027 के लिए फैकल्टी आर्ट्स है। साइंस वालों लोग के लिए ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। देखिए, सब लोग तो खाली वीडियो बना देते हैं, लेकिन इसका मेन जो है समझाने वाला वो कोई नहीं समझाता है। देखिए, सरकार ने ये नोटिस जारी किया है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, पढ़ लीजिए। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2027 सेशन 2025 से 2027। अब सरकार इसमें कुछ निर्देश दिया है जो कि आप लोगों को गलती नहीं करना है वो भी बताया है, लेकिन फर्स्ट पेज में कोई नहीं बताता है। तुम लोग को खाली परीक्षा फॉर्म भरने के लिए लोग बता देते हैं, बताने से नहीं होता है। कुछ और भी चीजें हैं जो कि आप लोगों को बताना जरूरी है, नहीं तो वो आप नहीं जान पाते हो और गलती कर बैठते हो। सही बात है ना जी। हाँ, तो यही बात है, बढ़िया से देखिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक करके पढ़कर आपको बता देता हूँ, फिर भी फॉर्म आगे भरना भी सिखाऊंगा। देखिए, पहला नंबर यहाँ पर बोला गया है कि आवेदन पत्र में विद्यार्थी माता पिता के नाम, विषय, लिंग, व्यवहारिक स्थिति तथा जाति कोटि पूरी सूचना के साथ भरा जाए, ताकि परीक्षा उपरांत निर्गत होने वाले अंक पत्रादि के विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाए। यानी कि ये भी सरकार भी कह रही है कि जब भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिएगा तो अपना नाम, माता पिता का नाम, विषय, लिंग, स्पेलिंग है ना, सारा चीज, जाति कोटि वोटि हर चीज एकदम सही सही भरिएगा। परीक्षा के समय या फिर जो आपका मार्कशीट आएगा उसमें कोई या फिर किसी प्रकार की त्रुटि यानी कि गलती ना पाई जाए, इसलिए आपको पूरा सही सही भरना है। और दूसरा नंबर में बताया गया है कि आवेदन पत्र में विद्यार्थी का सही रंगीन फोटो लगाया जाए, है ना, एवं सही हस्ताक्षर अंकित किया जाए। यानी कि जब आप लोग इस फॉर्म को भरकर जमा करिएगा तो नीचे पेरेंट का सिग्नेचर लगेगा और आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिग्नेचर लगेगा। तो आप लोग सिग्नेचर करिएगा और अभी फोटो दिखा रहे हैं, नीचे फोटो लगेगा। तो 2 रंगीन फोटो लगेगा, एगो स्कूल वाले लेंगे और एगो आपको यहाँ पर गोंद लगाकर चिपकाना होगा। तो 2 रंगीन एकदम बढ़िया फोटो खिंचवा लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों, सबसे अगला इंपॉर्टेंट पता है क्या है? ये तीसरा नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है विद्यार्थी, अभिभावक एवं शिक्षा संस्थान के प्रधान उपयुक्त कंडिका 1 और 2 में, मतलब कि जैसे कि आगे आप सबसे नीचे जब जाइएगा ना फॉर्म में, तो 1 और 2 में निर्देश दिया गया है कि विद्यार्थी और जो शिक्षा संस्थान है उनके द्वारा मोहर और सिग्नेचर वहां पर लगाना बहुत जरूरी है। एक में तो आप लोग अपना सिग्नेचर वगैरह सब कर देंगे, एक में वो लोग करेंगे। तो वही दोस्तों यहाँ पर निर्देश दिया गया है। अब दोस्तों अगला देखिएगा, ये जो है ना ख नंबर का पहला, अगर ये आप नहीं किए
तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा और आप परीक्षा 2027 में नहीं दे पाएंगे। बिहार बोर्ड पहली बार इस बार ना एक नया नियम लागू किया है घोषणा पत्र का, और अभी 2026 में जो लोग भी 10-12 के एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए भी घोषणा पत्र का ये नियम लागू किया गया है। यानी कि अगर आप घोषणा पत्र नहीं जमा करेंगे स्कूल में और स्कूल वाले पोर्टल पर नहीं अपलोड करेंगे तो आपका परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जाएगा, और परीक्षा फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। अभी दोस्तों क्या हुआ है, जब 10th वालों लोगों का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया था ना, तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड के साथ साथ ना उन लोगों का एक घोषणा पत्र दिया गया था स्कूल के थ्रू, और उसमें बस अपना सिग्नेचर करके और माता पिता का सिग्नेचर कराकर फिर स्कूल में जमा करना था। जब आप स्कूल में जमा कर देंगे तो स्कूल वाले पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर देंगे। तो स्कूल वाले ने बहुत सारे लड़कों का ना पोर्टल पर अपलोड नहीं किए, छूट गया है। तो सरकार क्या कर रही है, जिन जिन बच्चों का छूटा है उनके मोबाइल पर मैसेज भेज रही है कि प्रिय विद्यार्थी, आपका घोषणा पत्र पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है, आप एग्जाम नहीं भर सकते हैं और आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। अगर आपको एग्जाम देना है तो तुरंत अपने स्कूल से संपर्क करिए और ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कराने की कृपया कोशिश करिए, नहीं तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और यही हाल आप लोगों का भी हो जाएगा। तो जब आप लोग इस फॉर्म को भर कर जमा करिएगा ना, तो 3 से 4 दिन बाद स्कूल वाले एक वो आपको घोषणा पत्र देंगे। उसमें सब कुछ आपका फिलअप रहेगा, डॉक्यूमेंट मतलब पूरा डिटेल आपका फिल रहेगा। नीचे बस आपको सिग्नेचर अपने माता पिता के सिग्नेचर के साथ स्कूल में ले जाकर जमा कर देना है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर कर जमा करिएगा ना, तो 3 दिन 4 दिन या 5वां दिन है वो स्कूल से खुद मिलेगा। ये आप लोगों के लिए है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोला गया कि विद्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र पर स्तंभ में है ना स्तंभ में अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। यानी कि दोस्तों जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरिएगा तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही डालिएगा जो वैलिड होगा, मतलब कि जो वैलिड होगा, जैसे कि जिसमें रिचार्ज होगा। अब ऐसा नहीं कि सिम गायब हो गया है, सिम बंद हो चुका है, मोबाइल भिला गया है, ये वो नहीं, आपको वही मोबाइल नंबर देना है जिस पर रिचार्ज हो, मैसेज वैसेज आता होगा, फोन ऑन बात करते होंगे। और यहाँ पर सरकार ये भी बता रही है कि एक मोबाइल नंबर का उपयोग एक ही छात्र छात्राएं कर सकते हैं। अगर एक मोबाइल नंबर का उपयोग अगर 2 छात्र करते हैं तो दोनों जनी का कैंसिल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसलिए एक मोबाइल नंबर एक ही का यूज करना। आप अपने घर में ना किसी का भी मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद तीसरा नंबर बता दिया गया है कि जो चौथा नंबर और 26 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर को छोड़कर सभी विवरण को भरा जाना अनिवार्य है। यानी कि चौथा, 26, 27 और 28 नहीं भी भरिएगा तो चलेगा। अगर अवेलेबल आपके पास है तो भरिएगा, नहीं है तो न भरिएगा, ठीक है। बाकी चलिए इसको हम आपको भरना सिखाते हैं, ठीक है। देखिए चौथा नंबर बोल रहा था ना अपार आईडी। क्यों बोल रहा था अपार आईडी का भरना जरूरी नहीं है? क्योंकि अपार आईडी बहुत लोगों का नहीं बना है, बहुत लोगों का बना है। तो जिनके पास बना है उनका अपार आईडी नंबर होगा, जिनका नहीं बना है कहाँ से होगा उसके पास अपार आईडी कार्ड? तो जिसके पास होगा वो भरेगा, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं भरेगा। इसलिए सरकार बोल रही है कि 4 नंबर भरना जरूरी नहीं है, मन करेगा तो भरिएगा, मन करेगा तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब इसको दोस्तों कैसे भरेंगे, आइए। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक रंगीन फोटो चिपका लेना है और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट लिखा है, यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। जिसमें भी आप लोग सिग्नेचर करते होंगे आप लोग यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। जिस भी रूप में हिंदी इंग्लिश में करते होंगे आप लोग सिग्नेचर कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करिएगा, है ना। प्राइवेट है तो प्राइवेट, देखिए प्राइवेट का मतलब क्या होता है और रेगुलर का मतलब क्या होता है। देखिए रेगुलर, देखिए यहाँ पर प्राइवेट लिखा है ना, तो प्राइवेट का मतलब होता है कि हम एक ही बार में एग्जाम नहीं क्लियर किए हैं। जैसे कि हम 10th पास कर लिए हैं, हमारा एक विषय में या 2 विषय में क्रश लग गया तो सप्लीमेंट्री दिए हैं, तो कोई मतलब कि कंपार्टमेंटल का एग्जाम दिया है या फिर कोई विशेष एग्जाम दिया है, मतलब रेगुलर आप स्टूडेंट नहीं है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं है तो प्राइवेट पर क्लिक करिएगा, है ना, टिक लगाइएगा। और यहाँ पर एक रेगुलर का ऑप्शन आता है, रेगुलर का। तो रेगुलर मतलब कि आप 10th पास किए हो, किसी भी विषय में आप फेल नहीं हो, आप रेगुलर स्टूडेंट हो, तो रेगुलर पर आप लोग टिक लगाकर आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद से है ना, उसके बाद से यहाँ पर स्कूल कोड आपको लिखना है। जिस स्कूल में कॉलेज में आपका नाम लिखाया है 11वीं क्लास में, उस स्कूल का कोड होता होगा 5 अंक का, 5 अंक का उसका कोड होता होगा। तो वही 5 अंक का कोड अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो फोन करके शिक्षक से पूछ लीजिएगा या फिर अपने दोस्त से पूछिएगा या फिर अपने एरिया का लोकेशन गूगल पर सर्च करके स्कूल का नाम देकर आप लोग निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा। जैसे हमारे यहाँ का है 92-053, तो हम 92-0 यहाँ पर 53 लिख देंगे। वैसे ही आपका भी जो भी होगा आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से तीसरा नंबर बोल रहा है कि स्कूल यानी कि कॉलेज नाम। आपके स्कूल या कॉलेज का नाम क्या है, अपने स्कूल या कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा। जैसे मानते हैं कि हमारे स्कूल का जो नाम है
हम जिस कॉलेज में पढ़े उस कॉलेज का नाम है राजा सिंह कॉलेज। तो हम देखिए कैसे लिखते हैं राजा सिंह कॉलेज। यहाँ पर बताया गया कि आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यानी कि ब्लॉक लेटर में लिखना है ना, बड़का बड़का अक्षर में लिखना है। छोटका अक्षर में लिखिएगा तो कैंसिल हो जाएगा आपका फॉर्म, ठीक है। तो देखिए हमारा स्कूल का नाम है राजा सिंह कॉलेज, तो हम लिखेंगे राजा, ऐसे RAJA सब कैपिटल में राजा। अब सिंह लिखेंगे तो एगो कोठा छोड़ेंगे, फिर यहाँ पर लिख देंगे SINGH राजा सिंह, है ना, राजा सिंह। और यहाँ पर लिख देंगे कॉलेज, राजा सिंह लिख देंगे कॉलेज, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे राजा सिंह कॉलेज, ठीक है, राजा सिंह कॉलेज। तो ये हमारा, अब जहाँ पर होगा वहाँ पर लिख देंगे राजा सिंह कॉलेज। जैसे मान लेते हैं सिवान में है तो ऐसा हम लोग लिख देंगे सिवान, क्या लिख देंगे, ऐसा हम लोग लिख देंगे सिवान, लिख देंगे सिवान, हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने स्कूल का नाम लिख दिया। अब दोस्तों अगला बोला जा रहा है 4 नंबर में अपार आईडी। अगर अपार आईडी आपका बना है तो अपार आईडी नंबर है तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों 5वां नंबर में बोला जा रहा है सब डिवीजन, है ना। तो सब डिवीजन कुछ लोगों को नहीं समझ में आता, मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में सब डिवीजन का मतलब क्या होता है। देखिए सब डिवीजन समझने से पहले, सब डिवीजन समझने से पहले आप डिस्ट्रिक्ट नेम समझिए। देखिए डिस्ट्रिक्ट नेम, तो डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, अपने जिला का नाम। तो यहाँ पर हमारा जिला सिवान है तो हम सिवान लिख देंगे, आपका जो भी जिला होगा अपने जिला का नाम लिख दीजिएगा। अब समझिए सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है। सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है, जैसे कि मान लेते हैं मैं सिवान जिले के जीरादेई से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो हम किस एरिया में आ जाएंगे, जीरादेई में भी मेरा गांव नहीं है ना, जीरादेई में भी मेरा गांव नहीं है, जीरादेई से कुछ अलग एरिया में हमारा गांव है। तो एक्चुअली में कोई पूछेगा तो हम यही बताएंगे कि मेरा घर जो है वो सिवान जिला के जीरादेई के पास है। तो यही होता है सब डिवीजन। आप कह सकते हैं कि हमारा जीरादेई के पास घर है, लेकिन एक्चुअली में जीरादेई नहीं है, जीरादेई के 5-6-10 किलोमीटर के आसपास मेरा घर है, लेकिन जीरादेई प्रसिद्ध है इसलिए मैंने उसका नाम रखा। तो वैसे ही आप लोग सब डिवीजन का यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम जैसे कि मेरा नाम है रंजन तो हम अपना नाम लिखेंगे, नाम भी बढ़िया से लिखना है कैपिटल लेटर में RANJAN रंजन लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे कुमार, रंजन कुमार, एक और को छोड़ के लिखिएगा, रंजन कुमार लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद से लिख देंगे कुशवाहा, पूरा नाम लिख दीजिएगा, जो भी आपका पूरा नाम होगा आप लोग पूरा नाम लिख दीजिएगा, रंजन कुमार कुशवाहा पूरा नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। और वही दोस्तों स्टूडेंट नेम इन हिंदी, तो यहाँ पर हिंदी में लिखना है तो यहाँ पर हिंदी में लिखिएगा रंजन कुमार, यहाँ पर आप लोग क्या लिखिएगा, हिंदी में अपना नाम लिख दीजिएगा, रंजन कुमार लिख दीजिएगा। और कुशवाहा है तो आप लोग कुशवाहा लिख दीजिएगा, यादव है तो यादव लिख दीजिएगा, कुशवाहा है ना, कुशवाहा ऐसा लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों 9 नंबर में मदर नेम, मदर नेम यानी कि अपने माता का नाम यहाँ पर लिख देना, जैसे कि मैंने अभी ऊपर लिख कर बताया वैसे यहाँ पर अपने मदर जी का नाम यानी कि माता का नाम हिंदी में लिख देना। फिर फादर नेम यहाँ पर अपने पिताजी का नाम इंग्लिश में लिख देना, फिर यहाँ पर हिंदी में अपने पिताजी का नाम लिख देना, ठीक है। अब उसके बाद से दोस्तों आगे ले चलते हैं। आगे दोस्तों आपका आता है 11 नंबर में डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छे से आपको भरना है। अगर डेट ऑफ बर्थ भरने में कोई एक ठग छूट जाता है या फिर कोई एक अधिक हो जाता है तो समझो आप गलत भरे हो। एग्जाम्पल पर मान लेते हैं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 18/1/2005 है, 18/1/2005 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। मान लो भाई द वे मेरा इतना डेट ऑफ बर्थ, तो कैसे लिखूंगा, तो 18 है तो 18 लिखूंगा, 1 है तो पहले 0 लगाऊंगा फिर 1 लगाऊंगा, तो 18/1/2005 ऐसे लिख दूंगा, ना ही एको कम हुआ ना ही एको बेसी हुआ, तो ऐसे हमारा ये हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ। अब उसके बाद से दोस्तों अगला है हमारे पास 12 नंबर मैट्रिक यानी कि क्लास 10th पासिंग बोर्ड नेम, यानी कि आप जो क्लास 10th है वो पास किए, वो किस बोर्ड से पास किए हो, तो क्लास 10th में बिहार बोर्ड से पास किया हूँ सर, मैं क्लास 10th CBSE बोर्ड से पास किया हूँ सर, मैं क्लास 10th यूपी बोर्ड से पास किया हूँ। यानी कि आप क्लास 10th किस बोर्ड से पास किए हो अपने अपने बोर्ड का नाम लिख देना। जैसे कि आप बिहार बोर्ड से पास किए हो तो या तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लिख देना या बिहार बोर्ड लिख देना या फिर शॉर्ट में लिख देना BSEB। अगर आप CBSE बोर्ड से पढ़े हो तो CBSE बोर्ड लिख देना, ओके। उसके बाद दोस्तों 13 नंबर है मैट्रिक क्लास 10th बोर्ड रोल कोड और रोल नंबर और पासिंग ईयर। यानी कि दोस्तों जो आप मैट्रिक किए हो, मैट्रिक जब आप किए थे तो जो आपको एडमिट कार्ड मिला था उस एडमिट कार्ड पर आपका रोल कोड क्या था,
उस मैट्रिक का एडमिट कार्ड पर रोल कोड का मतलब हुआ आप नाइन्थ क्लास 10th क्लास जिस सरकारी स्कूल से पढ़ाई किए होंगे उसी सरकारी स्कूल का आपका कोड यहाँ पर डालना है। तो ये कोड आपके एडमिट कार्ड पर होगा, जो 10th का एडमिट कार्ड आपको मिला था एग्जाम वाला उस पर होगा। तो उसी पर का आपको रोल कोड डाल देना है और उसी पर का रोल नंबर डालना है। बहुत लोग कह रहे हैं कि सर सरकारी स्कूलिया में रोल नंबर है 46 45 ना, जॉन एडमिट कार्ड मिला था तुम्हारा 10th क्लास का, परीक्षा तुम देने गए थे फाइनल अलग अलग सेंटर पर, उसमें जो रोल नंबर मिला था और रोल कोड वही यहाँ पर आपको भरना है। और पासिंग ईयर कब पास किए थे, 24 में 25 में 23 में, जब भी आप पास किए थे 10th तो आप लोग लिख दीजिएगा 2025 में 2024 में जब भी पास किए थे। अब 14-15 सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत लड़के गलती कर देते हैं, बार बार गलती करते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट इसी कारण होता है। देखिए 14 नंबर और 15 नंबर ध्यान से समझिएगा। 14 नंबर कहा रहा है कि अगर किसी विद्यार्थी का आधार कार्ड है तो वो विद्यार्थी 12 अंक का आधार नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, 12 नंबर का आधार नंबर डाल दीजिए। तो जो विद्यार्थी 14 नंबर में आधार नंबर डाल देगा वो 15 नंबर में कुछ छेड़छाड़ नहीं करेगा। यहाँ पर सिग्नेचर बोल रहा है करने के लिए, सिग्नेचर ऑफ ए स्टूडेंट, यहाँ पर सिग्नेचर नहीं करेगा। यानी कि अगर आपने इसमें आधार नंबर डाल दिया है तो नीचे आपको सिग्नेचर नहीं करना है। अब आप कहिए सर लिखा है क्यों, वो इसलिए लिखा है कि जिस विद्यार्थी के पास आधार कार्ड नहीं होगा तो भला ये इसमें क्या डालेगा, कुछ नहीं डालेगा ना। तो जिसके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो वो 14 नंबर में नहीं भरेगा और 15 नंबर में आकर प्रूफ देगा और कहेगा सरकार से, सिग्नेचर करके दिखाएगा कि सरकार को बोलेगा कि मेरा आधार कार्ड नहीं बना है या फिर किसी कारणवश मेरा आधार कार्ड नहीं है, इसलिए मैं सिग्नेचर कर आपको शपथ के जरिए आपको मैं ये घोषित करता हूं कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, इसलिए मैं 14 नंबर में कुछ नहीं भरा। लेकिन आपके पास आधार कार्ड है तो आप भरिएगा, तो आप यहाँ सिग्नेचर नहीं करिएगा, ठीक है, ओके। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे दोस्तों आइएगा 16 नंबर में। 16 नंबर आपसे बोला जा रहा है जेंडर, अगर आप लड़का हैं तो इस पर टिक लगाइए, लड़की हैं तो इस पर टिक लगाइएगा। और 17 नंबर में कास्ट कैटेगरी, जनरल, SC ST EBC और BC, सबसे यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कास्ट कैटेगरी नहीं पता है तो हमसे पूछ लीजिएगा, लेकिन गलती मत भरिएगा। कास्ट कैटेगरी अगर नहीं पता है तो हमसे पूछ लेना सर, लेकिन आप लोग प्लीज गलती मत भरिएगा। जैसे कि अगर कास्ट कैटेगरी गलती भरते हैं तो आगे चलकर बहुत दिक्कत होगा, ठीक है ना। हद से ज्यादा इसमें कुछ भी अगर गलती हो जाए ना तो आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी और जल्दी सुधारता नहीं है लोग। आपको पता है ना आजकल के स्कूल के जो शिक्षक है ना वो समझते हैं कि हमारे सरकार चल रहा है, हमारे स्कूलिया है, स्कूलिया का मालिक हम ही हैं। तो एक बार उदाहरण दे देना नेपाल का कि सरकार मनमानी कर रही है तो नेपाल की जनता कैसे उसको उखाड़ फेंक रही है। सही बात मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो याद रखना है दोस्तों, अपना कास्ट कैटेगरी पहचान कर आप लोग लिख दीजिएगा। देखिए अगर किसी विद्यार्थी का BC1 कास्ट है या फिर BC2 कास्ट है तो हम आपको बता दें BC1 BC2 ये BC में ही आता है। ये किस में आता है, BC में ही आता है, क्योंकि BC2 में जैसे कि यादव हो गए, कुशवाहा हो गए, ये लोग BC2 में आ जाते हैं। और BC1 में जैसे गुप्ता हो गए, कानू हो गए, ये होते हैं ना, कानू यानी कि गुप्ता तेली लोग होते हैं, वो BC1 में आ जाएंगे। तो BC1 BC2 का ऑप्शन नहीं दिया तो BC पर ही हम लोग टिक लगाएंगे। बाकी दोस्तों 18 नंबर डिफरेंशियल एबिलिट नंबर, इसका डिफरेंशियली एबिलिट, इसका मतलब होता है कि अगर आप विकलांग हैं या अंधे हैं या बहरे हैं तो आप यस टिक लगाइए और नहीं है तो इस पर टिक लगाइए। देखिए अगर आप डिफरेंशियल एबिलिट मतलब कि मुख्य रूप से जैसे कि आप विकलांग है या बहरे हैं या फिर अंधे हैं या फिर और भी इसके जरिए अगर आप है कुछ तो आप यस पर टिक लगाइएगा, नहीं है तो नो पर टिक लगाइएगा। अगर भाई में कोई मांग लेते हैं विकलांग है और वो यस पर टिक लगा दिया तो विकलांग पर आप टिक लगाए हो यस कि हम विकलांग है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा मैं इस चीज से पीड़ित हूँ, मैं विकलांग से पीड़ित हूँ, तो आपको यहाँ पर विकलांग लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो यहाँ पर टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से अगला है 19 नंबर नेशनलिटी, यानी कि आप इंडियन है तो इंडियन पर टिक लगाइएगा। अगर आप नेपाल से आकर बिहार बोर्ड में प्रवेश कर रहे हैं तो नेपाल लिख देना अदर में, ओके। अगला है 20 नंबर रिलीजन, अगर आप हिंदू है तो हिंदू पर, इस्लाम है तो इस्लाम पर, सिख है तो सिख पर, क्रिश्चियन है, जैन है, बुद्ध है, अदर्स आपका दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों अब चलिए 21 नंबर पर हम लोग चलते हैं। 21 नंबर आपका क्या है, तो 21 नंबर है एरिया वेयर द इंस्टीट्यूशन इन सिचुएटेड। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका संस्थान है, जो आपका स्कूल कॉलेज है, वो एरिया देहात वो किस एरिया में है,
देहाती एरिया में है यानी कि गांव देहात में है या फिर शहर के इलाके में है। अगर आपका स्कूल गांव देहात में है तो रूरल पर टिक लगाइएगा, रूरल मतलब होता है गांव देहात, और अगर शहरी इलाका में है तो अर्बन पर टिक लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर सही सही मोबाइल नंबर डालना, वैलिड मोबाइल नंबर, और यहाँ पर ईमेल आईडी सही सही डाल देना, ठीक है। अब दोस्तों एड्रेस में हम क्या लिखेंगे, एड्रेस में बढ़िया से देखिए, एड्रेस में हम क्या लिखेंगे, एड्रेस सबसे बढ़िया सबको लिखना है, एड्रेस में गलती नहीं करना है, ठीक है ना। ज्यादातर एड्रेस में स्पेलिंग और स्पेलिंग ज्यादातर गलती होता है, तो गलती मत करना। देखिए एड्रेस आपको कैसे लिखना है, अगर आपको विलेज लिखना है तो ऐसे लिखिएगा, विलेज, VILL लिख दीजिएगा, डैश दे दीजिएगा, और विलेज में ऐसे लिखिएगा, जैसे मेरा विलेज है मकरियार तो मैं लिखता हूँ MAKRYAR, मकरियार, मकरियार लिख देता हूँ, और मकरियार लिख देता हूँ, और इसके आगे है MATHIA, मठिया, ऐसे हमने लिख दिया। ये हमारे विलेज का नाम हो गया, ये हमारे विलेज का नाम हो गया। अब एगो छोड़ेंगे कोठा, फिर लिखेंगे PS, PS का मतलब क्या होता है, फिर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एगो डैश का चिन्ह दे देंगे। PS का अभी PS मत लिखिए, PO लिखिए, है ना, PO लिखिए। PO का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस कहाँ है, मकरियार है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या लिख देंगे, MAK हो जाएगा, RIYAR हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, तो हमारा मकरियार हो जाएगा। अब PS मतलब कि पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन जहां होगा वहां लिख देंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट जहां होगा वहां हम लोग लिख देंगे, ठीक है। नहीं आटेगा तो नीचे यहाँ लिख देना, है ना, बढ़िया से। लेकिन आपको इंग्लिश में लिखना है, वो भी बड़का अक्षर में। उसके बाद से आप अपने एरिया का पिन कोड लिख दीजिएगा, पिन कोड लिख दीजिएगा पूछकर। और 25 नंबर में आपको देखना है कि आप शादीशुदा है कि नहीं है। अगर दोस्तों आप शादीशुदा है तो मैरिड पर टिक लगाइएगा, अगर शादीशुदा नहीं है तो यहाँ पर वो कोठा रहता है, वो पता नहीं कहाँ मिटा गया है, तो आप इस पर टिक लगा दीजिएगा, कोठा यहाँ पर दे दीजिएगा आप लोग, एंड अनमेरिड पर टिक लगा दीजिएगा। अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो अनमेरिड पर टिक लगाइएगा, और यहाँ पर लिख दीजिएगा अनमेरिड, है ना, यहाँ पर लिख दीजिएगा अनमेरिड, आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर आपका शादी नहीं हुआ है, अनमेरिड है तो अनमेरिड लिखिएगा, अगर शादी हो गया है तो मैरिड लिखिएगा, और यहाँ पर भी मैरिड लिख दीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों 26 नंबर देखिएगा, स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर। तो दोस्तों शुरू में क्या बताया गया था, 4 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर और 28 नंबर, देख लीजिए, 4, 26, 27, 28 आर नॉट कंपल्सरी, ऑल अदर्स फील्ड्स आर कंपल्सरी। मतलब कि 4, 26, 27, 28 को छोड़कर सब भरना अनिवार्य है। आप चाहो तो 26, 27 नहीं भी भर सकते हो। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नंबर है तो लिख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पर बैंक का नाम और ब्रांच का नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पर IFSC कोड लिख दीजिएगा, पासबुक पर होगा, बाकी आपको छोड़ देना है। अब दोस्तों उसके बाद से आता है अगला 29 नंबर, टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का 2 मार्क्स आपको दिखाना है। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, ये मेरा कानी उंगली है, कानी उंगली में ना एक कटा हुआ है, एक दिन खुरपी से कट गया था, पूरा उंगली उतर गया था, तो ये चिन्हासी हमारे पास आ गया बचपन से, शुरू से ही चिन्हासी, अभी भी लग रहा है कि ये किसी न किसी चीज से कटा हुआ है, तो एक ये कटा का निशान हो गया। अगर किसी के शरीर में कहीं मासा है, मान लेते हैं गर्दन पर मासा है, पेट में मासा है, हाथ में मासा है, या फिर हो सकता है आपके हाथ में तिल होगा, छाती में आपका लहसन होगा, या फिर कुछ भी ऐसा चिन्हासी आपके शरीर में है जो मिटने योग्य नहीं है, या फिर मिटेगा तो 10 साल 15 साल लग सकता है ना, तो आप उसका नाम लिख दीजिएगा 2 गो, है ना। एक लिख दीजिएगा, हिंदी में ही लिख दीजिएगा गाल पर मासा है ना, या फिर लिख दीजिएगा दाहिना हाथ में तिल है, 2 को कौन चिन्ह से लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर आपका है, 30 नंबर है मीडियम लैंग्वेज, यानी कि आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। अगर हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब दोस्तों आता है सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए। देखिए जब आप एडमिशन कराए थे उस समय कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे, उससे कोई मतलब नहीं है। जो आप 11th में एडमिशन कराए थे उस समय कहे थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री में, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगा और उससे कोई मतलब नहीं है ना। मेन है यहाँ पर, यहाँ जो भरिएगा वही होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हमने 11th में जब एडमिशन कराया तो वहां पर कुछ और ही भर दिया था, उसको चेंज करना है, तो यहाँ पर चेंज कर लो, बिल्कुल कर सकते हो, बस स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपका आर्ट्स है तो चाहो साइंस में जाना, नहीं जा सकते हो।
साइंस है तो आर्ट्स में जाना है, नहीं जा सकते हो। बस आपका आर्ट्स में आपने कुछ अलग ही सब्जेक्ट चूज कर लिया तो आपको नहीं पता था किसी कहने पर, तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, आप मन पसंद से ले सकते हो, यही मान्य होगा, वो मान्य नहीं होगा। तो देखिए कह रहा कि कंपल्सरी सब्जेक्ट ग्रुप यानी कि टोटल 200 नंबर को आपको सेलेक्ट करना है, एगो इसमें से सेलेक्ट करना है, एगो इसमें से सेलेक्ट करना है। अगर मान लेते हैं कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, इधर इंग्लिश सेलेक्ट करता है और इधर हिंदी सेलेक्ट कर लेता है। देखिए अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश ही लेते हैं। तो मान लेते हैं कोई विद्यार्थी यहाँ पर हिंदी लिया, इंग्लिश लिया, तो इधर से हिंदी ले लिया, तो एक इधर से और एक इधर से, दो सब्जेक्ट हो गया 200 नंबर का। या फिर अगर कोई विद्यार्थी इधर से हिंदी लेता है तो इधर से इंग्लिश ले सकता है, फिर भी आपका 200 नंबर का हो गया। तो आप सोच रहे होंगे जब ऐसा ही देना ही था तो इतना ऑप्शन सारा क्यों दिया? इतना ऑप्शन पता है क्यों दिया है? अगर कोई विद्यार्थी इंग्लिश इधर सेलेक्ट करता है तो इधर वो हिंदी नहीं लेकर उसको उर्दू पढ़ने का मन है तो उर्दू ले सकता है, मैथिली पढ़ने का मन है मैथिली ले सकता है, संस्कृत पढ़ने का मन है संस्कृत ले सकता है, कोई एगो ले सकता है ना। अगर मान लेते हैं कोई इधर से हिंदी पढ़ता है और फिर इधर आगे कहता है कि मैं मगही पढ़ूंगा, वो ले सकता है, कोई दोनों में से एक एक सब्जेक्ट वो ले सकता है। मतलब इनमें से एक को लेना जरूरी है, फिर इनमें से एक को लेना जरूरी है। अब कुछ लोग क्या करते हैं यूट्यूब पर, कहते हैं कि बाबू है दोनों टिक लगा दिया है ना, वो दोनों टिक लगा दिया, वैसे फॉर्म नहीं भरा जाता है। वही लोग तुम लोगों को गलत सब्जेक्ट सेलेक्ट करना गड़बड़िया देते हैं इधर उधर। ओके, अब उसके बाद से दोस्तों अगला आएगा इलेक्टिव सब्जेक्टिव ग्रुप यानी कि टोटल 300 नंबर का। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को सब्जेक्ट में से 3 वो सब्जेक्ट चूज करना है। पहले पूछताछ कर लेना, अपने मन से सोच समझ लेना कि का हमको पढ़ना है। उधर तो आपने सेलेक्ट कर लिया, चलो हिंदी इंग्लिश उर्दू पढ़ना है या फिर हिंदी इंग्लिश पढ़ना है 200 नंबर का, उधर तो आपने सेलेक्ट कर लिया। बट इधर आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, होम साइंस या फिर मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिजिकोलॉजी है ना, ज्योग्राफी और है ना फिलोसोफी भी है, होम साइंस है, म्यूजिक, जो भी आपको लेना है ले सकते हो। मात्र 3 को मानते हैं, कोई यहाँ से ले लिया पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री ले लिया और होम साइंस ले लिया, हो गया 3 को, है ना। 3 को कोई भी 3 को आप ले सकते हो। और उसके बाद से दोस्तों ये आपका एडिशनल सब्जेक्ट ग्रुप 100 नंबर का, यानी कि एक्स्ट्रा में नहीं होता है कि हमको एक्स्ट्रा में मन कर रहा है म्यूजिक लेने का तो ले लो। एक्स्ट्रा में देखो कौन सब्जेक्ट ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूना 18 18 20 20 25 को एक्स्ट्रा में सब्जेक्ट है। पाली, बंगला, पर्शियन, अरबिक, भोजपुरी, मगही, प्राकृतिक है ना, संस्कृत, मैथिली, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश है ना। अरे काका चीज तुम लोग नहीं ले सकते हो, कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हो एक्स्ट्रा में मन करे तो लेना, मन करे तो मत लेना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या करना है, नीचे एगो पेजवा कहाँ गया जी, रुकिए तो जरा सा, हाँ ये हो गया, एक है ना, 3 को है जी, बस 3 को फॉर्म है ना। नीचे सिग्नेचर करने के लिए आएगा, हमको लगता है कि नीचे जा नहीं रहा है पीडीएफ, उतने पर अटक गया। अब ये आपका पूरा भरा गया नीचे। अब आपको क्या करना है, सिग्नेचर कर देना पेरेंट का और अपना सिग्नेचर, बस हो गया। उसके बाद से आप लोग जमा कर दीजिएगा और उसमें अब आपको कोई काम नहीं करना है। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। लंबा वीडियो है लेकिन क्या है, इसमें पूरा डिटेल हम आपको बताए हैं, आधा अधूरा कोई काम नहीं बताए हैं, पूरा डिटेल में आपको हम बताए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, तो कमेंट करना आप लोग जरूर